जुर्म हुआ, सबूत हैं, लेकिन गुनहगारों का कोई अता पता नहीं। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मूर्थल में कथित गैंगरेप मानो सूबे की सरकार और पुलिस के लिए ऐसी गुत्थी बन गई जो सुलझाई नहीं सुलझ रही। हरियाणा में हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को कड़ी फटकार सुनने को मिली। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि गैंगरेप हुआ है, इसलिए अपराधियों को खोज के लाओ। क्या मूर्थल गैंगरेप कांड एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? क्या एक घिनौनी वारदात के गुनहगार कभी भी पकड़े नहीं जा सकेंगे? और क्या आंदोलन की आड़ में किए गए गुनाह पर पर्दादारी हो रही है? हरियाणा के मूर्थल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप की वारदात में ये सवाल बार बार सामने आ रहे हैं। पिछले साल फरवरी में हुई इस वारदात में आज भी पुलिस के हाथ गुनहगारों से कोसों दूर नजर आते हैं। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी माना है कि सबूत मौजूद है कि मूर्थल में गैंगरेप हुआ है। लेकिन फिर सवाल ये कि कौन इस शर्मसार करने वाले जुर्म के गुनहगार हैं? हरियाणा हाईकोर्ट में गैंगरेप पर एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी सवालों में घिर गई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहां मिले कपड़ों पर जो सीमेंट पाए गए वो हिरासत में लिए गए आरोपियों के नहीं, इसलिए आरोपियों से रेप की धारा हटा ली गई है। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई कि इस तरह कैसे गैंगरेप से इनकार किया जा सकता है। तो सरकार ने कहा कि ये शाब्दिक गलती है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ट्रायल कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल कर सफाई देने को कहा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि पुलिस सरेआम जो है इनके ऊपर आरोप लगातार लगते हैं कि वो बहुत मनमानी करते हैं और प्रोसिक्यूशन को केस आने के पहले ही बहुत सारी चीज को ढीला ढाला कर देते हैं। तो अगर कोर्ट का अगर डायरेक्शन है और एसआईटी अगर एफिडेविट में देना चाहते हैं और एफिडेविट पे उनको सही सही लिखना पड़ता है, नहीं तो एक ऑफेंस हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की गई है ये पर्टिकुलर केस में। एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने एसआईटी को इस बात के लिए भी कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के बयान को कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया। एमिकस क्यूरी ने यह भी आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार की कोशिश है कि यह साबित किया जाए कि मूर्थल में गैंगरेप नहीं हुआ और एसआईटी की जांच भी सरकार की कोशिशों को कामयाब बनाने वाली दिखती है। एमिकस क्यूरी ने यह भी कहा कि अगर मूर्थल में गैंगरेप नहीं हुआ तो फिर क्यों सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे? क्यों एस्कॉर्ट लेने वाले अधिकारी गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर वहां से बाहर ले जा रहे थे? एकदम सही कहा है कि मूर्थल गैंगरेप्स हुए थे। जो अंडरगारमेंट्स पाए गए उससे साफ लगता है कि जाट एजिटेशन के वक्त महिलाओं के साथ रेप हुआ और इसमें केस रजिस्टर किया जाए। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ही जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी जब पुलिस इसको कवर करना चाह रही थी। अब इशू ये आता है कि वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस गैंग रेप को, मूर्थल रेप को कवर अप करने की कोशिश की, उनके नाम सामने लाए जाए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए, 166A के तहत उनको जेल में डाला जाए जिसमें 2 साल तक की सजा है कि उन्होंने इसके दबाने की कोशिश क्यों की। तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एसआईटी और सरकार दोनों को 28 फरवरी तक का आखिरी मौका दिया कि वो गवाहों की पहचान करें। टीम न्यूज नेशन। मूर्थल में जो कुछ हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कटघरे में समाज है, सरकार है और जांच करने वाले अधिकारी भी। यह अपने आप में शायद पहला मामला होगा जहां सबूत जुर्म की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं, लेकिन गुनहगार का अता पता नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल आज सबके सामने है कि आखिर जुर्म हुआ तो गुनहगार कहां छिपे हैं? पुलिस गुनहगारों के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं? क्या इस मामले में अब तक के सिस्टम को फेल साबित नहीं करता? आंदोलन के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या कोई आंदोलन किसी को ऐसी इजाजत दे सकता है? आंदोलन के नेता बेकाबू लोगों पर क्यों लगाम नहीं लगा पाए? ये केस ऐसा नहीं था कि फटाफट रफा दफा हो जाए या इस पे इतना एम्फेसिस ना दिया जाए, बल्कि चीज़ों को छुपाया गया। ये बात सच है, सब जानते हैं। छुपाया गया और अंडर प्ले करा गया। इतने लोग वहाँ, कुछ लोगों को तो वहाँ पर मारा भी है, so many people have been killed। इतने लेडीज़ का वहाँ रेप हुआ है, मतलब उसको
इतनी एक की जो कहिए कि एनिमल इंस्टिंक्ट वाली जो चीज़ थी और इतना ही जो गंदगी हुई है सड़क पे, आज भी आप सोचो हाईवे पे मुझे अगर कोई कहे उस हाईवे पे आप जाना चाहें शाम को कार में तो मैं डरूंगी, क्योंकि वो जो भय है वो हमारे दिमागों में से अभी निकला नहीं है। और अब बात जल्लीकट्टू की। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में चौतरफा प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने जहां अध्यादेश लाने का फैसला किया है, वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में किसी भी तरह का आदेश ना सुनने की अपील की है। केंद्र की दलील है कि वो इस मसले पर राज्य सरकार से बात हल निकालने में जुटी है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार की मांग पर अपना ऑब्जर्वेशन गृह मंत्रालय को भेज दिया है। जल्लीकट्टू करीब 2500 साल पुरानी वो परंपरा जिसे भुला पाना पूरी तमिल आबादी के लिए मुश्किल हो रहा है। पोंगल के मौके पर 3 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव जैसे अब तमिल अस्मिता का सवाल बन गया है। क्या आम और क्या खास, जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी की मुखालफत में लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। जन भावना को देखते हुए तमिलनाडु सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई गई है। लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की इल्तिजा की है कि वो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फिलहाल जल्लीकट्टू पर कोई फैसला न सुनाए। केंद्र की इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। दरअसल केंद्र ने अदालत को ये भरोसा दिलाया है कि वो सूबे की सरकार से बातचीत कर जल्द ही इस मसले का हल निकाल लेगी। कल मुख्यमंत्री जी तमिलनाडु के माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने भी हम लोग को निर्देश दिया था कि इसका एक सकारात्मक रास्ता निकलना चाहिए। हम लोग चर्चा में हैं। आज सुबह अटॉर्नी जनरल और एनवायरमेंट मंत्री हम लोग सब लोग बैठे थे। उसके बाद कोर्ट से आग्रह किया गया और हम लोग संवाद में हैं राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसका एक रचनात्मक वैधानिक रास्ता निकालें। लेकिन इन सबों के बीच जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में उठा शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा चेन्नई शहर मरीना बीच पर डटा हुआ है। बैलगाड़ियों पर सवार लोग लगातार मरीना बीच के लिए कूच कर रहे हैं। हम चेन्नई के मरीना बीच में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन का बहुत तेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैलगाड़ियों में यहाँ पे प्रदर्शन अपना समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिन से पूरा तमिलनाडु में प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि तमिलनाडु ओ पन्नीरसेल्वम जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कहने के बावजूद अभी भी प्रदर्शन यहाँ पे चले जा रहे हैं। ये साफ तौर से कह चुके हैं कि जो प्रदर्शन तभी रुकेगा जब परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स के लिस्ट से बैलों को हटाया जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज, यहाँ के युवा छात्र सब लोग एक ही चीज चाहते हैं कि जल्लीकट्टू पे लगे प्रतिबंध को हटाया जाए और पीटा को बैन किया जाए और तुरंत अध्यादेश पारित कर इस साल जल्लीकट्टू हो। बुल फाइट के इस खेल की हिमाकत में मरीना बीच पर लोगों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। बीच पर तकरीबन 1 लाख प्रदर्शनकारी जमा हैं। इनमें स्टूडेंट्स, वकील, एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट और IT प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। डीएमके कार्यकर्ताओं ने तो इस मुद्दे पर रेल रोको प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया। प्रदर्शन में पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट MK स्टालिन और कनिमोझी भी मौजूद थी। लेकिन बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने स्टालिन को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। चेन्नई में 22 जनवरी तक 31 कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं। मरीना बीच पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने CM पनीरसेल्वम की अपील मानने से भी इनकार कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं यूपी में मचे घमासान की। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 189 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट कांग्रेस SP गठबंधन पर सवाल उठा रही है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने जो उम्मीदवार तय किए हैं उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिसे कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी। इसलिए अब कहने की जरूरत नहीं कि मनमुटाव का आगाज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू हो चुका है। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन करते हुए 191 प्रत्याशियों की सूची हमने जारी किया है। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। कांग्रेस को उम्मीद है, लेकिन अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी अपनी पर अड़ी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस SP के अघोषित अलायंस का गणित गड़बड़ाता दिख रहा है।
सूत्रों की माने तो अखिलेश की पहली लिस्ट कांग्रेस के लिए झटका है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में एसपी ने कांग्रेस को गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर गच्चा दिया है। एसपी ने नोएडा, दादरी और जेवर में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस यहां से कम 1 सीट पाने की उम्मीद कर रही थी। मथुरा से प्रदीप माथुर और शामली से पंकज मलिक कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन एसपी ने यहां भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। जाहिर है गठबंधन के गणित में सब कुछ मीठा मीठा नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं और अखिलेश उसे 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं। मैं अभी तक जो है मुझे कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि गठबंधन है या गठबंधन टूटा है या गठबंधन चल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी का सम्मान। 2012 में कांग्रेस 1 नंबर पे जहां थे, आज जहां 2 नंबर पे थे, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे नहीं थे, 1 नंबर पे नहीं थे, कुल मिला के 54 सीट्स कांग्रेस का है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट्स दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। वैसे पेच तो सोनिया और राहुल के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी की सीटों पर भी कम नहीं। सूत्रों की माने तो रायबरेली और अमेठी जिले की 12 में से 9 सीटें कांग्रेस अपने लिए चाहती है, लेकिन इन सीटों पर फिलहाल एसपी के विधायक हैं। एसपी अमेठी सीट अपने मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए चाहती है, बदले में गौरीगंज की सीट छोड़ने को तैयार है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अदला बदली में कांग्रेस रायबरेली, बछरावा, तिलोई, हरचंदपुर और ऊंचाहार सीट मांग रही है, तो सरेनी पर भी कांग्रेस की दावेदारी बताई जा रही है। लेकिन एसपी सरेनी और ऊंचाहार सीट छोड़ना नहीं चाहती। वेस्टर्न यूपी और खीरी की 25 सीटों पर भी पेच बताया जा रहा है। इन सीटों पर या तो एसपी के विधायक हैं या फिर वो दूसरे नंबर पर रही है। जाहिर है सीटों का गुणागणित उलझा हुआ है और गठबंधन का ख्याल फिलहाल जहन से बाहर नहीं निकल पा रहा। कांग्रेस पथोपेश में है, लेकिन मथुरा से अपना उम्मीदवार उतारकर अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया है। प्रदीप माथुर न सिर्फ मथुरा से कांग्रेस के विधायक हैं, बल्कि सदन में कांग्रेस के नेता भी हैं, और अगर इस सीट को भी अखिलेश छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आगे कहना ही क्या। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। गठबंधन तो होगा, लेकिन पहला दाव अखिलेश ने दबाव बनाने वाला छल दिया है। जाहिर है कांग्रेस को इस फैसले में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीटें कुर्बान करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रायोजक एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। आरक्षण तभी तक जब तक समाज में असमानता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने यह बात कही, जिसके बाद आरक्षण का जन्म एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। जब तक समाज में भेदभाव का व्यवहार है, जो भेदभाव के कारण आरक्षण देना पड़ा है, वो तब तक देना चाहिए, ऐसे ही कहा था। और जल्द से जल्द यह भेदभाव का व्यवहार समाज में समाप्त हो, ऐसा प्रयास हमने करना चाहिए। और जो वीकेस्ट अमंग द वीकर सेक्शंस को अब तक लाभ मिलना चाहिए था आजादी के 70 साल के बाद भी, वो क्यों नहीं मिला, इसकी एक बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य के बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। एसपी, आरजेडी और जेडीयू सहित कांग्रेस के भी संघ के इस बयान पर घेरने की कोशिश की है। मनमोहन वैद्य जी जो है वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, और वो देश के अंदर जो लोग जो हैं जिनका हक उनको मिलना चाहिए, उनके खिलाफ उनकी तमाम जिंदगी जो है एक रही है इनकी राजनीति का एक तरीका है। और जो चाहते हैं कि वो लोग जो सारी जिंदगी जो है दबे कुचले रहें, और उनकी एक नीति है, उस नीति के तहत वो करते हैं, और ये इस समाज को कमजोर करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव के अवसर पर भी श्री मोहन भागवत जी ने आरक्षण को समाप्त करने का बयान दिया था। इसी तरह का बयान अब उत्तर प्रदेश चुनाव के अवसर पर आया है। ये समाज के एक तबके को संगठित करने का बयान है। ये शोषितों के, पिछड़ों के, दलितों के,
दबे कुचले वर्गों के खिलाफ है। संविधान में व्यवस्था है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये संविधान विरोधी वक्तव्य है। हर चुनाव के पहले आरक्षण उनको याद आता है, हर चुनाव के पहले खत्म होना चाहिए आरक्षण, ये याद आता है। और साथ ही धर्म याद आता है कि धर्म के रूप में देखिए, आरक्षण भी अगर वो कर रहे हैं तो जाति के हिसाब से विभाजित कर रहे हैं समाज को, और धर्म के हिसाब से वो विभाजित करते हैं। और आरएसएस और बीजेपी एक ही पहलू, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, तो उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। तो जनता इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह उठाएगी कि चुनाव के पहले क्यों। और अब आपको दिखाते हैं कैसे एक साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। 27 दिनों तक मामला उलझा रहा और फिर आरोपी ने खुद थाने में आकर अपना गुनाह कबूल लिया। 27 दिनों तक कमरे में पड़ी रही लाश और फिर जब राज खुला तो सभी भौंचक रह गए। सामने आया हत्यारा साला जिसने अपने जीजा को कुल्हाड़ी से काट डाला था। गुरुग्राम से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप ने खुद पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 23 दिसंबर को संदीप ने अपने जीजा विजेंदर की हत्या कर दी। उसका शव एक किराए के घर में बक्से में बंद कर वो नेपाल भाग गया। 27 दिनों बाद अचानक संदीप लौट कर आया और फिर उसने इस हत्याकांड का सच बताया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक संदीप नाम का व्यक्ति है जिसने अपने जीजा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है, जिस पे एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और आगे की तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। कब ये हत्या हुई थी, कितना टाइम? ये लगभग 23-24 दिसंबर की बात है। जो डेड बॉडी अभी जाके मौके पे जाके जैसी हालत होगी वो आपको बता दिया जाएगा। ये दोनों जीजा साले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। सवाल ये कि आखिर क्यों एक शख्स ने अपनी ही बहन की मांग उजाड़ दी? आखिर किस गुस्से में संदीप ने विजेंदर की जान ले ली और फिर 27 दिन बाद उसने क्यों अचानक अपना जुर्म कबूल लिया? पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया है और इन सवालों का जवाब तलाश रही है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नेशन न्यूज़ में आज के लिए इतना ही।